क्रिमिनल जस्टिस एक ऐसी सीरीज है जिसका अपना एक अलग फैन बेस है। यही बात पंकज त्रिपाठी पर भी लागू होती है। उनका भी अपना एक अलग फैन बेस है और इन दोनों फैन बेस के लिए ये सीरीज डबल मजेदार है। ये केस भी दिलचस्प है और ऊपर से पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पंकज त्रिपाठी की क्रिमिनल जस्टिस के सीजन 4 को। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 की शुरुआत होती है माधव मिश्रा से, जो कि अपनी वाइफ को कार सिखा रहे होते हैं, जो कि बड़ी मुश्किल का काम है। अब आगे हम माधव मिश्रा के साथी वकील का एक केस को देख पाते हैं जिसमें माधव मिश्रा उनका साथ देते हैं और इस काम को काफी अच्छे तरीके से करवा देते हैं, जिस वजह से माधव मिश्रा को यहाँ पर एक कार जो है वो गिफ्ट में मिलती है। वो कार काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थी और माधव मिश्रा ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उन्हें इतनी महंगी कार एक गिफ्ट में मिल सकती है। ये देखकर उनके साथी वकील और उनकी वाइफ भी बहुत ज्यादा खुश हुई थी। जिसके बाद हम एक काम वाली वाई को देख पाते हैं जो कि काम पर जाने में काफी ज्यादा लेट हो चुकी थी। वो काफी ज्यादा हड़बड़ा रही थी, जिसके बाद वो फिश खरीदने के लिए जाती है और जल्दी में बिल्डिंग पहुंच जाती है। और जब वो काम वाली अपनी बिल्डिंग में पहुंची जहां पर वो काम करती है, वहां जो उसने नजारा देखा वो देखकर तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक रोशनी नाम की लड़की की मौत हो चुकी थी और वो राज नाम के आदमी की गोद में थी। राज भी काफी ज्यादा घबराया हुआ था। ये देखकर काम वाली भी घबरा जाती है। जिसके बाद हमें 24 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें राज के पूरे परिवार से मिलने का मौका मिलता है। राज एक डॉक्टर है, वो काफी अच्छा सर्जन है। उसके घर में यहाँ पर उसकी बेटी है ईरा, जो कि बीमार रहती है। उसकी पत्नी है जिसका नाम अंजू है और राज की माँ भी उन्हीं के साथ रहती है। मालूम चलता है कि आज ईरा का जन्मदिन है और इसलिए अंजू उसे पियानो गिफ्ट करती है, जो देखकर यहाँ पर ईरा बहुत खुश होती है। और यहाँ में मालूम चलता है कि ईरा को एस्पर्गस सिंड्रोम है, जिस वजह से वो लोगों से आई कांटेक्ट नहीं कर पाती है और वो बहुत ज्यादा घबरा भी जाती है। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर रोशनी नाम की लड़की आती है। रोशनी दरअसल में पहले तो यहाँ राज के यहाँ पर नर्स के लिए काम किया करती थी, लेकिन अब वो उनके फैमिली का हिस्सा बन चुकी है और राज से उसकी नजदीकियां जो है वो काफी ज्यादा है। इन सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ ईरा की टेंशन होती है, क्योंकि वो एक स्पेशल लड़की है। उसका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो बीमार है। इसी वजह से पूरा परिवार उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। जिसके बाद हम देखते हैं राज को, जो कि अपने हॉस्पिटल में था और वो एक सर्जरी कर रहा था। वो छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाया करता है। जब कोई ठीक से काम ना करे तो उसे अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद राज के पास हर्ष नाम का एक डॉक्टर आता है और वो राज को बताता है कि ईरा को कैंसर नहीं है, जिससे कि हमें मालूम चलता है कि ईरा के कुछ चेकअप वगैरह किए गए थे और उन्होंने कैंसर भी चेक किया था, लेकिन अब उसे कैंसर नहीं है, पर उसे लो ब्लड शुगर है। यहाँ पर हम रोशनी को भी देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर डॉक्टर हर्ष की सारी बातें सुन रही थी। जिसके बाद डॉक्टर हर्ष यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर राज और रोशनी जो है वो गले मिल जाते हैं, जिससे कि हमें मालूम चलता है कि उनके बीच में रिलेशनशिप है। और आज क्योंकि ईरा का जन्मदिन था इसलिए वो सेलिब्रेट करने वाले थे, लेकिन रोशनी नहीं चाहती कि वो आज जन्मदिन में आए, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें करेंगे। लेकिन राज उससे कहता है कि कोई बात नहीं है, मैं सभी को बता दूंगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। जिसके बाद राज जो है वो अंजू के पास जाता है और वो उसे भी बताता है कि दरअसल में ईरा को कैंसर नहीं है, जो सुनकर अंजू भी बहुत खुश हो जाती है और आज रात के जन्मदिन के बारे में वो बात कर रहे थे। जिसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जब राज के घर पर सभी लोग आ चुके थे और वो ईरा का जन्मदिन भी सेलिब्रेट करने वाले थे। रोशनी भी यहाँ पर आ चुकी थी और वो काफ़ी ज़्यादा तैयार होकर आई थी और यहीं पर राज ने अपने सारे दोस्तों को रोशनी के बारे में बता दिया था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर राज के जितने भी दोस्त थे उन लोगों ने यहाँ पर रोशनी की तारीफ तो कर दी थी, लेकिन वो सिर्फ ऊपर ऊपर से की थी, क्योंकि पीठ पीछे तो सभी लोग रोशनी के बारे में बुराई कर रहे थे कि वो तो एक नंबर की गोल्ड डिगर है, ये अंजू के सामने कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद यहाँ पर रोशनी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर अंजू आ जाती है और अंजू को देखकर रोशनी का खून खौलने लगता है, क्योंकि वो तो अंजू से वैसे ही जलती है।
क्योंकि जब अंजू की यहाँ पर एंट्री हुई तो सभी लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। और जब ईरा का जन्मदिन मनाया जा रहा था तो अंजू भी सबसे आगे थी और रोशनी बिल्कुल पीछे, जो देखकर उसे बहुत बुरा लगा। इसलिए वो यहाँ से चुपचाप जाने लगती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी और जब वो यहाँ से निकल रही थी तो हम देखते हैं कि कोई इंसान यहाँ पर रोशनी की वीडियो बना रहा था। जिसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब सुबह के 6:45 हुए थे और रोशनी के कुछ मैसेजेस जो है वो राज के पास आए थे कि वो उसे कॉल बैक करे। जिसके बाद 7 बजे के आसपास यहाँ पर राज ने अपना कूड़ा निकाला और वो अपने माँ के साथ बाहर जाने लगा। वो अपनी माँ को भी यहाँ पर छोड़ता है और जिसके बाद वो जॉगिंग के लिए चला जाता है। और फिर तभी हमने 7:11 पर उस काम वाली बाई को देखा था जो कि बिल्डिंग में एंटर हुई थी और यहीं पर उसने रोशनी की डेड बॉडी देखी थी जो कि खून में लथपथ थी और वो राज की गोद में थी। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है और वो तुरंत ही अंजू को बुला कर लाती है जो कि सामने वाले घर में रहती है। मालूम चलता है कि अंजू और राज जो है वो साथ में नहीं रहते और ना ही उनका डिवोर्स हुआ है, वो बस अलग अलग रहते हैं। अब ये सारा सीन देखकर अंजू तुरंत ही पुलिस वालों को कॉल करती है क्योंकि ये एक बहुत ही संगीन जुर्म होने वाला था। यहाँ पर सारे पुलिस वाले मौजूद थे और तो और बिल्डिंग के सारे लोग भी इकट्ठे हो चुके थे जो कि अंदर जाना चाह रहे थे। वो देखना चाह रहे थे कि अंदर हुआ क्या है। तो इंस्पेक्टर गौरी आ चुकी थी, उनके साथ साथी पुलिस वाले भी मौजूद थे और वो यहाँ के सारे सबूत जो है वो लेने लगे थे। वो देखते हैं कि रोशनी की जान गई है एक नुकीले धार से और उसके गर्दन पर किसी ने कट मारा है और जिस भी चीज से उसका गला काटा गया है वो हथियार तो यहाँ पर नहीं मिला है। और जब राज से पूछा जाता है तो राज सिर्फ एक ही जवाब दे रहा था कि वो रोशनी को नहीं बचा पाया। जिसके बाद गौरी अंजू से बात करती है। अंजू यहाँ पर बता देती है कि वो दोनों साथ में नहीं रहते हैं, लगभग 15 महीनों से वो दोनों अलग रहते हैं। हालांकि उनका डिवोर्स नहीं हुआ है और उसे रोशनी के बारे में भी मालूम था जो कि उनकी गर्लफ्रेंड थी। इंस्पेक्टर गौरी बताती है कि हमें राज को पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा क्योंकि हाल ही में वही एक सस्पेक्ट है। तो इंस्पेक्टर गौरी यहाँ पर राज को अपने साथ ले जाती है और यहाँ पर अंजू जो है वो डायरेक्ट माधव मिश्रा के पास पहुंच जाती है क्योंकि माधव मिश्रा ही वो आदमी है जो कि वहाँ राज को जेल से बाहर ला सकते हैं। यहाँ अंजू माधव मिश्रा को सारी बातें बताने लगती है जो कि उस बिल्डिंग में हुआ था। वो बारीकी से माधव मिश्रा को सारी चीजें समझा देती है। दूसरी तरफ अब इंस्पेक्टर गौरी को देखते हैं जो कि उस काम वाली भाई से सारी चीजें पूछ रही थी। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गौरी जो है वो मर्डर वेपन ढूंढने के लिए भी कह रही थी क्योंकि अगर वो उन्हें मिल गया तो ये केस बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। दूसरी तरफ हम राज को देखते हैं जो कि अपनी दिनचर्या के बारे में पुलिस इंस्पेक्टर को बता रहा था कि वो सुबह उठा, अपनी माँ को छोड़ा, जिसके बाद वो जॉगिंग के लिए चला गया। हालांकि वो आधे घंटे के लिए जॉगिंग के लिए जाता है लेकिन वो 15 मिनट में ही लौट आया था क्योंकि रात को उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। और जब वो वापस आया तो उसने देखा कि रोशनी जो है वो तड़प रही थी, उसके गले पर किसी ने कट मार दिया था, वो उसे बचा नहीं पाया। बाकी के सारे सवाल जवाब तो यहाँ पर राज जो है वो अपने वकील के सामने ही करने वाला था, इसलिए अंजू ने माधव मिश्रा को जेल भेज दिया था। यहाँ पर माधव मिश्रा ने शुरुआत में ही राज को समझा दिया था कि ये लड़ाई जो है वो बड़ी होने वाली है क्योंकि वहाँ कोई और इंसान नहीं था, तुम सिर्फ अकेले ही थे, इसलिए मेरी लड़ाई में साथ देना क्योंकि लड़ाई अब तुम्हारे इस पुलिस स्टेशन के थानेदार से नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम से हो चुकी है। इसलिए राज जो है वो उस दिन के बारे में सब कुछ बताने लगा। उसने बताया कि वो सुबह जब जॉगिंग पर गया और जब वहां से वापस लौटा तो उसने रोशनी को खून में लथपथ देखा। तब वो उसे बचाने की काफी कोशिश कर रहा था लेकिन वो उसे बचा नहीं पाया। अब माधव मिश्रा चाहते हैं कि अगले ही दिन राज को बेल मिल जाए, इसलिए वो जज साहब के सामने बेल के लिए अप्लाई तो करते हैं लेकिन उन्हें बेल नहीं मिलती क्योंकि पुलिस के पास अभी सॉलिड एविडेंस नहीं है कि वो यहाँ पर अभी राज को बेगुनाह साबित कर सके, इसलिए वो यहाँ पर उसे बेल नहीं देते हैं। ये सारी चीजें एडवोकेट लेखा देख रही थी कि माधव मिश्रा के सामने जो वकील है उनके बस की बात तो नहीं है। जिसके बाद इंस्पेक्टर गौरी डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर यहाँ पर गौरी को बताते हैं कि
जिसने भी रोशनी को मारा है वो राइट हैंडेड है, क्योंकि कट जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ है। जिसके बाद गौरी उन सभी लोगों से पूछताछ करने लगती है जो कि उस दिन ईरा के जन्मदिन में आए हुए थे। सभी लोग बताते हैं कि उस दिन रोशनी और राज के बीच में कुछ कहा सुनी तो हुई थी, लेकिन उन्होंने उन्हें झगड़ा करते हुए नहीं देखा था, और यही सबके बयान थे। दूसरी तरफ माधव मिश्रा के साथी वकील जो है वो अब इस केस में लग चुके थे। वो इस केस को हर एक पहलू से देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। बिल्डिंग के एग्जिट डोर और फ्रंट डोर पर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसके बाद हम इंस्पेक्टर गौरी और माधव मिश्रा को उसी बिल्डिंग में जाता हुआ देखते हैं। यहाँ पर गौरी को वो मर्डर वेपन चाहिए था, तो वहीं माधव मिश्रा जो है वो अंजू की बेटी और राज की बेटी ईरा से बात करने के लिए जा रहे थे। यहाँ पर गौरी को एक स्कैल्पल के बारे में मालूम चलता है कि वो मर्डर वेपन दरअसल में एक स्कैल्पल है। दूसरी तरफ हम माधव मिश्रा को देखते हैं जो कि अंजू के पास जाकर ईरा से मिलना चाहते थे, क्योंकि जिस वक्त रोशनी का मर्डर हुआ था उस वक्त ईरा जो है वो कमरे में मौजूद थी, इसलिए वो ईरा से बात करने के लिए जाते हैं, लेकिन ईरा जो है वो काफी ज्यादा नर्वस है। तो गौरी को घर में स्कैल्पल तो नहीं मिला था, लेकिन उन्हें मोनू नाम के लड़के के बारे में मालूम चलता है जो कि घर का सारा कचरा जो है वो लेकर जाता है, और मर्डर से पहले भी मोनू ने उस घर का सारा कचरा लेकर चला गया था। दूसरी तरफ हम माधव मिश्रा को देखते हैं जो कि ईरा से पूछताछ कर रहे थे, और तब ईरा जो है वो ड्राइंग कर रही थी, लेकिन ईरा माधव मिश्रा के कोई भी सवाल के जवाब जो है वो ठीक ढंग से नहीं दे पा रही थी। तभी अचानक से उसे दौरा पड़ जाता है और वो यहाँ से फौरन ही चली जाती है। यहाँ पर माधव मिश्रा ने जब उसकी स्केच की बुक को देखा तो उसमें उसे एक ड्राइंग दिखाई दी जो कि लगभग रोशनी से मेल खा रही थी, लेकिन वो ड्राइंग जो है वो काफी ज्यादा डरावनी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं गौरी और उसकी साथी टीम को जो कि उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर कि मोनू ने उस कचरे को फेंका था, लेकिन वहां तो बहुत सारा कचरे का ढेर है। तो आखिरकार वो यहाँ पर स्कैल्पल को कैसे ढूंढेंगे। अब आगे में एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम राज को देखते हैं जो कि अपने घर में मौजूद था, और रोशनी जो है वो ईरा को स्टोरी सुना रही थी, जो देखकर राज को बड़ा अच्छा लगा था कि रोशनी ईरा का बिल्कुल अपनी माँ की तरह ख्याल रख रही थी। इसलिए यहाँ पर राज ने ईरा की तारीफ की थी। तो वहाँ हम देखते हैं गौरी को जो कि अपने साथी इंस्पेक्टर से कह देती है कि उन्हें वो स्कैल्पल किसी भी हालत में चाहिए, वो कूड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तुम्हें वहां पर स्कैल्पल को किसी भी हालत में ढूंढना है। आगे हम देखते हैं कि ईरा का स्कूल में पियानो का टेस्ट है और वो स्कूल जाना चाहती है, लेकिन अंजू नहीं चाहती है कि वो स्कूल जाए, लेकिन उसे जाना ही था। तब अंजू ने ईरा को सारी बातें समझा दी थी कि जब तुमसे कोई बात करे तो तुम उसे कोई भी जवाब मत देना, क्योंकि हालत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हारे पिता के बारे में अगर कोई कुछ कहे तो नो कमेंट्स कह देना। जब ईरा स्कूल गई तो वहां पर बच्चे जो है वो ईरा को परेशान करने लगे थे। तब ईरा पास ही में रखे एक डॉल के ऊपर चाकू से वार कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं माधव मिश्रा को और अपनी साथी वकील को जो कि यहाँ पर हर्ष नाम के डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं। वो वहाँ ईरा से बात करने के लिए जाते हैं क्योंकि वही ईरा का इलाज कर रहे थे। वो उनसे पूछना चाहते हैं कि ऐसे लोग क्या एग्रेशन दिखा सकते हैं, क्योंकि उस वक्त ईरा कमरे में मौजूद थी। हो सकता है कि ईरा ने रोशनी को मार दिया है, लेकिन हर्ष कहते हैं कि ऐसा ईरा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है, वो सिर्फ 13 साल की बच्ची है। तो वही एडवोकेट लेखा जो है वो अपने बड़े वकील से मिलती है और उनसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि माधव मिश्रा के सामने केस वो लड़े, क्योंकि ये केस काफी सेंसिटिव है और वही एक वकील है जो कि उनके सामने उन्हें मात दे सकती है। लेकिन फिलहाल तो ये तय नहीं हुआ था कि लेखा इस केस को लड़ेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर ईरा जो है वो स्कूल से काफी ज्यादा घबराई हुई आई थी। अंजू उसे संभालती है जो कि काफी ज्यादा घबराई हुई थी। अंजू समझ गई थी कि स्कूल में ईरा के साथ जरूर कुछ न कुछ बहुत बुरा हुआ है। अब माधव मिश्रा के पास उसका साथी वकील दीप आता है और दीप बताता है कि उसने केस सॉल्व कर दिया है। टीवी पर न्यूज चलाई जा रही थी कि मोनू नाम का लड़का जो है वो इस केस के पीछे है और वही मर्डरर है। दरअसल में मोनू जो है वो लड़कियों की अश्लील वीडियो भी बना रहा था और दीप ने उसका पीछा भी किया था। उस वक्त मोनू जो है वो इंस्पेक्टर गौरी के साथ था और वही तो कचरा उठाने वाला था। जब दीप ने उसका पीछा किया था तो मोनू जो है वो लड़कियों की अश्लील वीडियो बना रहा था और उसकी नजर जो है वो रोशनी के ऊपर भी थी। उसके मोबाइल फोन को जब चेक किया गया तो उसके पास बहुत सारे ऐसे वीडियोस और फोटोज थे
ये सारी खबर दीप जो है वो मीडिया वालों को दे देता है, जिस पर कि माधव मिश्रा उसे बहुत चिल्लाते हैं। उसने कहा कि तुमने हमारा काम आसान नहीं किया है, बल्कि तुमने तो पुलिस का काम आसान किया है। ऐसे में हमारा राज जो है वो जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। अब इंस्पेक्टर गौरी जब अपने बड़े ऑफिसर के सामने थी तो उसे बताया जाता है कि उसे इस केस से निकाल दिया गया है और अब इस केस पर एक बड़ा ऑफिसर जो है वो आने वाला है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर गौरी का ही पति होता है, जिनके बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अब गौरी का पति जब यहाँ पर मोनू को बुरी तरह से मारता पीटता है और वो जब उसके सामने एक गिलास फेंक कर देता है तो यहाँ पर मोनू जो है वो उस गिलास को लेफ्ट हैंड से पकड़ लेता है, जिससे कि यहाँ पर मालूम चलता है कि मोनू तो मर्डर नहीं है, क्योंकि मर्डर जिसने भी किया है वो राइट हैंडेड है। और तभी गौरी जो है वो एक वीडियो लेकर आती है जो कि मोनू ने ही बनाई थी। यहाँ पर उस वीडियो में राज और अंजू जो है वो कार में एक दूसरे को किस कर रहे थे। और इसी के साथ क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 के 3rd एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इस सीरीज के आगे के एपिसोड जैसे ही रिलीज होते हैं मैं तुरंत ही उनको एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। धन्यवाद।